नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से कल की वीडियो में लास्ट हमने छोड़ा था। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में बायोलॉजी में। तो मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। देखो, नेत्र में जो है इस प्रकार का कुछ हम ये डायग्राम बना लेंगे। अब इसमें इसके कई प्रकार हैं, मतलब इसके भाग हैं मानव नेत्र के। एक को बोलते हैं श्वेत पटल। इनके सबके अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कल हमने दिमाग के बारे में जाना था। श्वेत पटल होता है, एक होता है कोरोइड, यहीं पर कोरोइड, एक होता है कॉर्निया। कॉर्निया इसमें लेंस होता है। मानव नेत्र कई बार पूछा गया है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये आंखों की नसें हैं, आंखों की नसें। और ये वाली जो हैं ये हैं पुतलियां, पुतलियां ये है। ठीक है, तो ये चीज है। इतने भाग होते हैं इसमें, और इसमें पूछा जाता है कौन से भाग का क्या कार्य होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो सबके बारे में अब अलग अलग करके जानेंगे। डायग्राम आप बनाओ तो बढ़िया बात है, नहीं बनाओ तो आप ये पॉइंट पॉइंट करके लिख लेना कि कौन सी चीज में किसका क्या कार्य है। ठीक है, किसका क्या कार्य है। श्वेत पटल, अगर मैं श्वेत पटल की बात करूं, श्वेत पटल यह आंख का बाहरी हिस्सा है जो हमारी आंख को धूल कणों से बचाता है, धूल कणों से बचाता है। इसका कार्य ये होता है भाई, धूल कणों से बचाता है। आंख में उत्तल लेंस होता है। फिर अगर मैं कॉर्निया की बात करूं, कॉर्निया, तो ये जो कॉर्निया होता है ये नेत्र का एकमात्र ऐसा भाग है जिस पर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, और यही भाग दान में दिया जाता है। नोट करेंगे इसको। आज तो स्पेस आपने कम छोड़ रखा है खड़ा होने का। ठीक है, एक मेन भाग हो रहा है इसका, क्या नाम है? रेटिना। से तो भूल गए हम, रेटिना। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। पहले ये दो भाग लिखो, आप नोट कर लिया आपने। अब सुनो ध्यान से, श्वेत पटल कौन सी होती हैं? श्वेत पटल जो बाहर की परत है ना, बिल्कुल बाहर की परत, उसको हम कहते हैं श्वेत पटल। धूल कणों से बचाती है। तुमने देखा होगा कि धूल कण, अगर ज्यादा से ज्यादा धूल कण आ जाए तो हमारी आंख में से आंसू निकलने लगते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? आंसू निकलना अच्छी बात है, उससे क्या हो रहा है? धूल कण बाहर आ रहे हैं। ठीक है, धूल कण बाहर आ रहे हैं, और इसका बचाव आंख का कौन से वाला भाग करता है? श्वेत पटल करता है। ठीक है, आंख देखने में एक है लेकिन इसके इतने सारे भाग हैं, और सबका अपना अलग अलग कार्य है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग कार्य है। तुमने देखा होगा कभी कभी हम बाइक बहुत तेज चलाते हैं बिना चश्मे और बिना हेलमेट के। ठीक है, और हवा लगने से, धूल कण ज्यादा जाने से आंख में से अपना आप पानी निकलने लगता है ना। तो जो पानी निकल रहा है वो बचा रही है, श्वेत पटल बचा रही है अपना आंख, जिससे हानिकारक जो कण है वे ना जाए अंदर। ठीक है, तो इसका ये कार्य है। श्वेत पटल का आप कार्य पूछे आपसे, बाहरी धूल कणों को बचाना आंख को। कॉर्निया, कॉर्निया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कॉर्निया नेत्र का एकमात्र ऐसा भाग है जिस पर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। बात को गौर से समझेंगे। रुधिर वाहिनियां जो होती हैं
रुधिर वाहिनियां, रुधिर मतलब खून, और वाहिकाएं, वाहिका या वाहिनियां, हम इसको कहते हैं किसे, एक तो धमनी और दूसरी सिरा, ये दो ही हैं भाई। धमनियों में कैसा शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो इन दोनों में ये जो ऐसा भाग है, कोर्निया जो ऐसा भाग है, इसमें नहीं पाई जाती है। जिस भाग पे भी ये पाई जाएंगी, अगर उसे भाग को निकालेंगे तो ब्लड निकलेगा, है ना। जिस भाग को पे, हर भाग पे पाई जाती है, एकमात्र आंख का ऐसा भाग है जिसपे ये रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती, इसे निकालने पे ब्लड नहीं निकलता। तुमने देखा होगा कुछ व्यक्ति नो कहते हैं भाई मेरे मरने के बाद में मेरी आंख दान कर देना, बोलते हैं ना, बहुत सारे दान भी करते हैं कि भाई व्यक्ति तो मर गया, चलो बाद में किसी के काम आ जाएगी। अगर किसी की सही आंख है तो, किसी की पहली बनी हुई है तो वो इसका क्या दान होगा, ठीक है। हाँ, किसी की ठीक आंख है, स्वस्थ आंख है, तो वो ये बोल के जाता है जी मेरी आंख जो है दान में दे देना आप। जब दान में देते तो पूरी आंख नहीं चढ़ती उसके, क्या लगाते हैं, ये कोर्निया वाला भाग दान में दिया जाता है। जब इसको निकालते हैं तो इस पे ब्लड नहीं निकलता, उसे निकालने पर ब्लड नहीं निकलता। इसका जो भाग है, जो दान में दिया जाने वाला भाग है, वो ये कोर्निया, और इसे जब निकालते हैं तो इसे जीवित रखते हैं किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ताकि ये ठीक रह सके। ऑक्सीजन के द्वारा इसे सेफ रखा जाता है, स्टोर करते हैं ना भाई, हर चीज को कुछ ना कुछ केमिकल लगाते हैं, इसी तरीके से कोर्निया भाग को ऑक्सीजन के द्वारा स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब किसी की आंख पे लगाते हैं तो फिर ये कोर्निया वाला भाग लगाते हैं, पूरी आंख काम की नहीं है, ठीक है। अब पूरी आंख में तो ये भी है, पुतली भी है, लेंस भी है, रेटिना भी है ना। सिर्फ दान में दिया जाने वाला भाग यही है कोर्निया। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे कोरोइड की। कोरोइड ये क्या है, इस पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, जो आंखों के प्रत्येक भाग में पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करती है, जो प्रत्येक भाग को पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करती है। यहां रेटिना लिख लो, रेटिना आंख की सबसे अंदर की परत रेटिना है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब है इमेज, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह पूछा जाता है कैसा बनता है, तो ध्यान रखेंगे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, इसे नोट करके लिख लेना भाई, एक बहुत बार पूछा गया है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। है जी, कोई बात नहीं चल रही होगी, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। देखो क्रोइड, इस पर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती है, अभी बताया था, धमनी और सिरा, इस पे पाई जाती हैं। जो इसके पास में ब्लड आता है ये प्रत्येक भाग में उसे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। दूसरा ये है रेटिना, आंख की सबसे अंदर की परत यही है, जो प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ये आंख की बिल्कुल अंदर वाली परत है, ये वाली आंख की अंदर वाली परत कौन सी होती है, रेटिना है, ठीक है। ये इस पे प्रतिबिंब बनता है।
प्रतिबिंब को अगर मैं कहूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब होते हैं भाई दो प्रकार के। प्रतिबिंब कैसे होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है वास्तविक, एक कैसा होता है? वास्तविक। और एक होता है आभासी। आभासी, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक उसे कहते हैं जो पर्दे पर बने, जो पर्दे पर बनता है, जो पर्दे पर बनता है वो है वास्तविक, और जो पर्दे पर नहीं बनता वो है आभासी। जो पर्दे पर कभी नहीं बनता वो है आभासी प्रतिबिंब। पर्दे पर नहीं बनता, ठीक है। अब बात को समझेंगे कि क्या है ये प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब का आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का आएगा इमेज। इमेज, इमेज आपने खूब अपने मोबाइल में देखी होंगी, ठीक है। इमेज का मतलब ही क्या होता है? फोटो, ठीक है। इमेज का मतलब क्या है? फोटो। तो यहां पर जो रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक कौन सा होता है? आभासी कौन सा होता है? देखो, आप कभी मूवी हॉल में गए होगे मूवी देखने के लिए, तो वहां पे तुमने देखा होगा पीछे की तरफ से किरणें आती हैं, किरणें, है ना, किरणें आती हैं, तो सामने किस पे दिखाता है? प्रतिबिंब किस पे बनता है? पर्दे पर बनता है। प्रतिबिंब किस पे बनता है भाई? पर्दे पर बनता है। उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक। इसी तरीके से हमारी आंख भी इसी तरीके से देखती है, क्योंकि जो किरणें, जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश कहां से आता है? हमें बाहर से, सूर्य से, ठीक है। और वह प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। देखो, आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है? जैसे सपोज करो सामने तुम्हारे समतल दर्पण रखा है, तुम अपना जो चेहरा देखते हो वो देखते हो प्लेन मिरर में, समतल मिरर में, ठीक है। जो शीशा है जो आप देख के आते हो अपना चेहरा, तो वो कैसा है? वो प्लेन है, ना तो उत्तल है ना अवतल है, ना उत्तल दर्पण है ना अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो उसमें अपना आभास कर रहे हो तुम, वो है आभासी। जो पर्दे पर बनता है वो है वास्तविक। समझ में आ गई बात? तो ये है रेटिना में। बस इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे। ये पॉइंट और लिख लो। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और ध्यान रखना, रेटिना में शंकु तथा शलाकाएं पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। रेटिना पर ही शंकु तथा शलाकाएं पाई जाती हैं। कौन सेल्स और रोड सेल्स इसी पे पाई जाती हैं रेटिना पर। कौन सेल्स का कार्य क्या है? कौन सेल्स का कार्य यानी कि शंकु कोशिका का कार्य क्या होता है? शंकु कोशिका जो पाई जा रही है रेटिना पर, इसका कार्य है कलर को पहचानना। कलर को पहचानना, लाल, काला, पीला, है ना, किसके कारण होता है संभव? शंकु सेल्स के कारण पहचानना, ठीक है। और जो शलाकाएं का कार्य होता है, शलाकाएं जो हमारी रोड सेल्स होती हैं, वो प्रकाश को पहचानती है, प्रकाश पहचानना, ठीक है। ये दोनों का कार्य है और ये दोनों चीजें रेटिना पर होती हैं। दोनों चीजें किस पर होती हैं भाई? रेटिना पर। अब तुम्हें पता है भाई, जो उल्लू होता है, उल्लू को बोलते हैं ना दिन में नहीं दिखता, उसे दिन में और रात में दोनों में बराबर ही दिखता है, ठीक है। अब वो बस कलर को नहीं पहचानता, तो कौन सी सेल्स नहीं होगी उसकी आंख में? कौन सेल्स नहीं होगी, क्योंकि कलर को पहचानने का काम किसका है? कौन सेल्स का। तो कौन सेल्स ही नहीं होगी बस, ठीक है। नोट करके लिख लो, उल्लू की आंख में शंकु कोशिकाएं नहीं होती। ठीक है।
अब पढ़ेंगे नेत्र रोग। आंख से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? एक तो है मायोपिया, मायोपिया। दूसरा है हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया। तीसरा है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। एक है जरा दृष्टि दोष, एक होता है मोतियाबिंद, खूब सुना होगा आपने। एक होता है वर्णांधता। ये रोग पढ़ेंगे, ये आंख से ही संबंधित रोग हैं सारे। आपने ये दो तो खूब पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। कर लिए नोट? देखो मायोपियों को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसका नाम है मायोपिया। इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जावे कभी कभी पेपर में, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो जौन सा दोष होगा, ध्यान से सुनना, बालक बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। जौन सा दोष होगा वो साफ दिखेगा। कैसे? निकट दृष्टि दोष है, हम सोच रहे हैं कि आदमी को निकट का नहीं दिखता होगा, लेकिन यहां पर निकट का साफ दिखाई देता है, निकट का साफ दिखता है। लेकिन कौन सा नहीं दिखता भाई? दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, दिखाई देता। और इसमें जो लेंस का हम प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष को। और इसमें लेंस चढ़ता है अवतल, ध्यान रखना, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। इसमें साफ का बिल्कुल साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देता। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। ऑपरेशन के द्वारा यह दूर हो सकता है। इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है इसमें, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। अब बात करेंगे हाइपरमायोपिया, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को समझेंगे, ये क्या होता है। इसमें व्यक्ति को, अब बताओ इसमें कैसे, इसमें दूर का तो साफ दिखेगा, दूर का साफ, लेकिन नजदीक का नहीं दिखता, नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब वहां पे पहले बन रहा था, बाद में बनता है, ठीक है। इसे भी ऑपरेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसे कौन से लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस, दोनों में ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस व्यक्ति का जब चढ़ाया जाता है जब उसे नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है, दूर का साफ दिखता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग हम हाइपर मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। अब लिखेंगे दृष्टि वैषम्य, इसको एस्मीमेटिस्म भी कहते हैं वैसे,
ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉर्निया का आकार बदलने पर, कॉर्निया का आकार बदलने पर व्यक्ति को धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है। इसे दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। हाँ जी, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन नाम यही है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं इसे दूर करने के लिए। देखो समझो जरा से भी, भाई आपको मैंने क्या बताया था, एक कॉर्निया वाला भाग बताया था आंख का, दान में दिया जाता है ये भाग, ऑक्सीजन के सहारे से जिंदा रखते हैं, ठीक है। अब ये जो दृष्टि वेशमीय है, भाई कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कह के गया कि मेरी आंख दान में दे देना, हो सकता है आपकी आंख मोटी है, सामने वाले को जिसको चढ़ रहा है उसकी और भी मोटी हो, उसकी छोटी आंख हो, आकार ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आकार, तो थोड़ा बहुत वाले पे ही चढ़ाते हैं वो लेंस भी। ये जो कॉर्निया वाला भाग है वो उसी पे चढ़ता है जिसकी आंख में थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल सेट बैठता है। अब बिल्कुल सेट का मतलब भी ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है फर्क, ठीक है। अगर फर्क रह जाता है तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, फिर मतलब जिसके वो आंख थी उसे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, वो तभी कह के गया था मेरी आंख दान दे देना, लेकिन जिसके चढ़ा उसे धुंधलापन दिख गया, तो उस दोष को कहेंगे दृष्टि वेशमीय, धुंधलापन दिख रहा है। अब इसको दूर करने के लिए कि ये लेंस है सिलिंड्रिकल लेंस, इसका प्रयोग कर लेते हैं तो व्यक्ति को बिल्कुल साफ दिखता है। व्यक्ति को कैसा दिखता है, साफ दिखता है। अच्छा अब इसमें आ जाओ, दृष्टि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। लिखो इसमें रोगी को न तो पास का दिखता है और न दूर का, इसमें रोगी को न तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। बताओ भी, अगर ना तो पास का दिखे ना दूर का दिखे, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग कर रहे थे, अवतल का, और दूर दृष्टि में उत्तल का, ठीक है। जब भाई पास का नहीं दिख रहा दूर का नहीं दिख रहा तो ये दोनों ही रोग हो गए। हाँ, अगर हम मायोपिया और हाइपर मायोपिया इक्वल टू पूछे तो जरा दृष्टि दोष, इसी तरीके से इसे दूर करने के लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल और उत्तल, और इसे मिलके बनाया गया है कि जिसका नाम है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों लेंस होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी। भाई अगर रोगी को ना पास का ना दूर का दिख रहा तो ऐसी सिचुएशन में बाईफोकल लेंस चढ़ाते हैं। ठीक है, और ये मोतियाबिंद आपने खूब सुना होगा भाई। मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद इसमें जो है आंख की बाहरी परत मतलब झिल्ली बननी स्टार्ट हो जाती है बाहर की तरफ से, तो ये मोतियाबिंद होता है, और मोतियाबिंद को भी ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बस इतना समझो। वर्णांधता क्या है, यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक कैसी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है ये। अनुवांशिक का मतलब है ये जेनेटिक डिसीज है, और ये जेनेटिक डिसीज क्या होती है, जो हमारे दादा परदादा है ना पूर्वजों से मिलती है, जो चलती हुई आती है। कलर विजन में जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चल पाता, लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता कि लाल है या हरा है। तुमने देखा है भाई, वर्णांधता ये वही है कलर विजन, इसको हम क्या कहते हैं, कलर विजन कहते हैं। ये फोर्स में, रेलवे में, मतलब हर एक उसमें जो भी आप, हाँ इनके मेडिकल में क्या करते हैं, ये कलर विजन चेक करते हैं। कलर विजन चेक करने का फोर्स में कारण क्या है भाई, फोर्स में कारण यही है, मान लिया किसी को टैंक चलाना पड़ जाए, उसमें भी तो बटन होते हैं, वो पता चली लाल की जगह हरा दबा रहा,
है ना, क्योंकि अंतर लाल और हरे में नहीं पता चल पा रहा। रेलवे में टेस्ट करते हैं, रेलवे में टेस्ट क्यों करते हैं? मान लिया कोई रेल चलाने वाला ड्राइवर है जो ट्रेन चला रहा, उसमें भी तो ऐसे ही बटन होते हैं। अब वो लाल और हरे में अंतर नहीं पता चल पा रहा, या उसे कोई स्टेशन पर झंडी दिखा रहा है लाल, वो रोक रहा है? इसलिए कलर विजन चेक किया जाता है। ठीक है, तो कलर विजन ये आनुवांशिक बीमारी है। वैसे डॉक्टर मानते हैं इसे हम जो है ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर देंगे, पर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कलर विजन ऐसा रोग है। हाँ जी, मेडिकल में निकालते हैं बिल्कुल, फोर्स का मेडिकल हो या रेलवे का मेडिकल हो, इनमें तो लेते ही नहीं है, जरूर जरूर। ठीक है, तो ये नेत्र रोग है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलो। ठीक है, पाचन तंत्र करा रहा हूं मैं अब। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र लिखो, डायरेक्ट लिखेंगे खाना पचने में, क्योंकि अब देखो डिटेल से वो नहीं है, इस समय चल रहा है रिवीजन। अगर आपको ये डिटेल चीज चेक करनी है हमारी, तो वीडियो पड़ी हुई है बायोलॉजी की, फुल बायोलॉजी की है वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं। पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है। अब यहाँ सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से हम बिल्कुल मेन चीजें कर रहे हैं। तो लिखेंगे खाना पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, इतना समय लगता है खाना पचने में। ऐसा नहीं है कि मान लिया खाना खाया तुमने और 5 मिनट घूम लिए तो खाना पच गया। पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल बनाया जाता है। पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल बनाया जाता है। पाचन करने में 3 ग्रंथि मदद करती हैं। 3 ग्रंथि मदद करती हैं पाचन करने में। भाई 3 ग्रंथि मदद करती हैं। एक तो है लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, हाँ जी, एक यकृत है और एक अग्नाशय है। यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ठीक है, ये मदद करते हैं। लारीय ग्रंथि, सैलिवा ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ये 3 ग्रंथि ऐसी हैं जो खाना पचाने में हमें क्या करती है, मदद करती है। सबसे छोटी ग्रंथि ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि, वहीं बैठ के सुन ले। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 0.2 से 0.3 ग्राम तक इसका वजन है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। या इसे पिट्यूटरी भी कहते हैं। भोजन को मुंह से चबाने की प्रक्रिया बकल कैविटी कहलाती है। ठीक है, ये तो सभी आप जानते हैं।
देखो अगर पाचन तंत्र में बात करूं, एक होता है आपका आहार नाल, आहार नलिका हम कह सकते हैं, और दूसरा है आपका पाचन करने वाली ग्रंथि। पाचन करने वाली ग्रंथि, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। पाचन करने वाली ग्रंथि, तो आहार नाल में यानी कि जो खाना की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? माउथ से स्टार्ट, फिर कहाँ पर जाती है? दांत पे, जीभ पे, ठीक है, जीभ पे, फिर आपका फूड पाइप पे, फूड पाइप, इसके बाद में स्टमक यानी कि अमाशय में, अमाशय में यकृत, फिर खाने को कौन पचाता है? यकृत, और अग्नाशय। ठीक है, पाचन देखो ये अभी मैंने बताई है, 3 ग्रंथियां यही बताई हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर इसको इधर लिख लो। चलो, पाचन करने वाली ग्रंथि, एक तो मैंने आपको लारीय ग्रंथि बताई है, लारीय ग्रंथि, दूसरा आपको मैंने बताई है यकृत, और तीसरा आपको मैंने क्या बताया है? अग्नाशय। इनको यहाँ लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये अमाशय तक लिखना, फूड पाइप में जाता है, फिर अमाशय में, फिर भोजन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पचता है? छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से बता दूंगा, पाचन तंत्र के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रक्रिया है हमारी भोजन को पचने की। कर लिया नोट? देखो आहार नलिका में हमने ये चीज ली है कि माउथ जो है, खाना जब हम खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में, मुंह के बाद में दांत पे आता है, फिर जीभ पर, और फिर फूड पाइप में। ये जो आहार नलिका हम इसको कह सकते हैं आहार नलिका, यानी कि जिसके द्वारा भोजन हमारा पेट में जाता है। अमाशय, स्टमक इसको ही बोलते हैं, या इसका नाम एक और है उदर, उदर भी इसको ही बोलते हैं, ठीक है। फिर भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, जो पाचन करने वाली ग्रंथियां हैं एक्चुअल में। हाँ जी, पहले बड़ी फिर छोटी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीक्वेंस लिख लो। बड़ी ग्रंथि, बड़ी आंत, और फिर है छोटी आंत। कोई दिक्कत नहीं है, ये सीक्वेंस जो है नोट करवा दूंगा सीक्वेंस में। लारीय ग्रंथि, यकृत, और फिर ये अग्नाशय। पाचन करने वाली ग्रंथि ये है 3, ठीक है। ये पाचन करने में मदद करती हैं। एक्चुअल में क्या करती हैं? पाचन करने में मदद करती हैं ये, और यहां से हम भोजन को खाते हैं। ये प्रक्रिया खाने वाली है, और ये भोजन को पचाने वाली है, ठीक है। 2 भागों में पाचन तंत्र को इसलिए भागा है, बांटा है। जो ये पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र यानी कि बड़े पार्टिकल जो हम खाते हैं ना, खाना जो पूरे टुकड़ों के साथ खाते हैं, वो बड़ा पार्टिकल है। उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, वो पाचन तंत्र है ना, वो पाचन क्रिया है। कन्वर्ट कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, है ना, एंजाइम्स करते हैं। अब यहां पर जो है ये देखेंगे, देखो ये जो दांत है इसके भी अपने प्रकार हैं, दांतों के भी प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक तो होते हैं कर्तक, बस लिख लेंगे, 4 प्रकार होते हैं इसके। दूसरा रदनक, रदनक, चवर्णक, और ये होते हैं पंचवर्णक, ठीक है। ये 4 प्रकार है भैया, ये दांत के 4 प्रकार हैं, दांत के 4 प्रकार। कर्तक दांतों की संख्या होती है 8, इनकी संख्या लिखते रहो, 8 होती है। रदनक की होती है 4, रदनक की 4, चवर्णक की 8, मतलब पर्चवर्णक की है पर्चवर्णक। चवर्णक दांतों की संख्या लिखेंगे 12, और इसकी है 8, ठीक है। तो ये संख्या है, कितनी होती है दांतों की संख्या? 32, है ना, बोलते ना 32 सी बाहर कर दूंगा। तो कृतक, रदनक, चवर्णक और पर्चवर्णक,
देखो कृतक दांत जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को काटने में मदद करते हैं। ये अगले वाले जो दांत हैं, जो अगले वाले हैं, ये है कृतक दांत, ये भोजन को क्या करते हैं, काटने में मदद करते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने में, भोजन को चीरने फाड़ने में, चीर देंगे फाड़ देंगे, चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये चीरना फाड़ना क्या है, चीरना फाड़ना मतलब ये जो किल्ले हैं ना तुम्हारे, दो इधर दो इधर, इनसे तो चीरोगे फाड़ोगे, काटने में मदद करते हैं ये कृतक। ठीक है, कुत्ते के किल्ले देखे साइड वाले, इस तरीके से तुम्हारे भी होते हैं, ये साइड साइड वाले जो है ये भोजन को चीरने और फाड़ने में मदद करते हैं। ये है रत्नक। ठीक है, ये है रत्नक। भोजन के बाहरी दांत वो भी कौन सी क्वालिटी के हैं, रत्नक क्वालिटी के हैं भाई। वो भी जो बाहर के दांत है, जो दिखावटी दांत है, उनसे भोजन को काट चीरने और फाड़ने में मदद करता है और फिर अंदर लेता है भोजन को, है ना। तो उसको हाथी के बाहरी दांतों को वैसे बोलते क्या है, टास्क कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, हाथी के बाहरी जो बाहर की साइड है, बाहरी दांतों को टास्क कहते हैं। हाथी के बाहरी दांतों को क्या बोलते हैं हम, टास्क कहते हैं। बाकी ये जो है सब चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, चबाने में बस। हमारे ये दांत का हुआ कंप्लीट। जीभ का देखना है तो देख लेना, वो डिटेल में करा रखा है। जीभ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जीभ भी, जीभ पर जाता है भोजन, और फिर ये फूड पाइप, और फिर जो है अमाशय, बड़ी आंत। अब लिखेंगे नोट, डायरेक्ट लिखे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत की लंबाई, पहले एक काम करो, सुनो, आहार नलिका के बारे में लिख लो। चलो लिखो, आहार नलिका, जल्दी से लिखेंगे। आहार नलिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर। जो मुंह से भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके बाद में उदर है, मतलब पेट है। जब हम खाना खाते हैं 1 से 1.5 घंटा भोजन हमारे पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है। ये लारीय ग्रंथि क्या करती है, मस्तिष्क को वो करती है, क्या देती है, एक मैसेज देती है कि मस्तिष्क कि भाई अब जो है भोजन आ चुका है, इसे पचाने का काम करो तुम। पचाने में ये मदद करती है। ठीक है, ये वाली ग्रंथियां मदद करती हैं। लारीय ग्रंथि में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही रहता है, इसलिए समय लग जाता है 3 से 4 घंटे का भोजन को पचने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अब आप हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। लिखो बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में आंतरीय रस बनता है। आंतरीय रस बनता है। फिर लिखो छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बताओ कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर होती है। देख लो, नाम ही छोटी आंत है, बस काम बड़े बड़े हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, खाना कहाँ पचता है, तो ध्यान रखना, लिख लो। इसमें भोजन पचता है,
देखो पेट के अंदर, अगली लाइन से लिखेंगे बिल्कुल अलग है। पेट के अंदर अमाशय ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि इसे भी तो अमाशय कहते हैं भाई, पेट को अमाशय ग्रंथि होती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथि भी कहते हैं। जठर ग्रंथि, जिन्हें क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय ग्रंथि यानी कि जो पेट वाली ग्रंथि है, अमाशय ग्रंथि 3 चीजें बनाती है, 3 चीजें बनाती है। नंबर 1 करके लिखेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तो पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन HCl का पीएच लिख लेना 1.5 से 1.8, ये इसका पीएच मान है। .8, ठीक है, ये भोजन को पचाने में मदद करवाती हैं। ये इसका कार्य भोजन को पचाने में मदद करना है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन। देखो ये बहुत बार आया है, जो पेप्सिन एंजाइम है, ये सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स किसको पचाने का काम कर रहे हैं? भोजन को। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाता है, ये पेट में होते हैं तीनों। ठीक है, ध्यान रख लेना। जल्दी नोट करो। बच्चों में कौन सा एंजाइम्स बनता है बताओ? बच्चे दूध ही तो पीते हैं, तो रेनिन एंजाइम्स है। और ये क्या करता है? दूध का पाचन करता है। सबसे ज्यादा रेनिन एंजाइम्स कहां पर होते हैं? ये एंजाइम्स तीनों पेट में। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब लिखेंगे लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि लार मुंह में बनती है, लार मुंह में बनती है। पीएच वैल्यू पहले ही लिखवा चुका हूं आपको मैं, 6.8 होती है। अब देखो जो लार में, ये भी कौन सी ग्रंथि है जो पाचन करती हैं? एक क्या होता है? एक तो पानी होता है 95%। कितने परसेंट? 95%। लेकिन 5% में क्या है? 5% में एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स है? एक तो टॉयलिन और दूसरा है लाइसोसोम। अब सिर्फ इनके कार्य लिखेंगे, टॉयलिन का कार्य और लाइसोसोम का कार्य बस। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हाँ जी, ये लाइसोसोम। ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं लारीय ग्रंथि में होते हैं। लारीय ग्रंथि कहाँ बनती है? लार कहाँ बनती है? मुंह में बनती है। लगभग 1 से 1.5 लीटर डेली लार बनती है। जो टॉयलिन एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन। कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीजें हैं? जो मीठी चीजें हैं। ठीक है, तो मीठी चीजों का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। खाना जो पचता है वो पेट में 1 से 1.5 घंटे के बाद पचता है। लाइसोसोम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। देखो इनका कार्य क्या है लाइसोसोम का? जैसे हमने कोई भुसी हुई सब्जी खा ली गलती से, है ना,
पहले तो ये लाइसोसोम ऐसा है जो मुंह में होता है, ये पूरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, अगर फिर भी इससे बच गए तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, वो जो बच गए सूक्ष्म जीव वो नष्ट करने में मदद करेगा। अगर इससे भी बच गए तो आदमी फिर बीमार ही पड़ेगा, और क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इसलिए हम सड़ी गली चीजें या सड़े गले जो फल वगैरह होते हैं, ये चीज नहीं खानी चाहिए आदमी को। ठीक है ना, इन पे निर्भर ना रहे कि लाइसोसोम नष्ट कर देगा या ये नष्ट कर देगा, है ना, बेकार ही हो जाएगा शरीर। तो ये चीज है भाई। यकृत के बारे में बता चुका हूं, ये लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत भोजन को पचाने में मदद करती है। अग्नाशय ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरी में तो फिर वही, इससे जो छोटी हैं ग्रंथियों में वो आ जाती है। तीसरी ग्रंथि में हम कह सकते हैं जो छोटी ग्रंथि है वो लारिया को बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि लारिया तो मुंह में ही होती है ना, छोटी में यही है। ये बड़ी इसी तरीके से पूछी जाती है। अग्नाशय, अमाशय पेट है, वो ग्रंथि जठर ग्रंथि भी है। अब तो मतलब सब छोटी हैं इनसे। चलो, ये कर लिया नोट आपने। तो ये पाचन क्रिया है, ये पूरी फुल डिटेल में पढ़ा रखा है, पूरा फुल डिटेल में। ठीक है, अब ये जो है पाचन तंत्र, भैया रिवीजन चल रहा है, तो इसी तरीके से चलेगी क्लास फिर। अब इसमें आगे अगला टॉपिक चलेंगे, हार्मोन्स। देखो, हार्मोन्स की खोज बाउल एंड स्टार्लिंग ने की। हार्मोन्स की खोज करिए बाउल एंड स्टार्लिंग। इसके बारे में लिखेंगे एड्रिनल हार्मोन्स। इन्हें लडो या उडो हार्मोन्स कहते हैं। इन्हें लडो या उडो हार्मोन्स कहते हैं। ये किडनी के ऊपर टोपीनुमा आकार में होते हैं। मतलब ऐसे, जैसे सपोज करो ये किडनी है और इसके ऊपर ये टोपीनुमा, ये है एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स, लडो या उडो हार्मोन्स। जब आदमी ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा खुश होता है, तो ये हार्मोन्स निकलते हैं हमारे शरीर से। ठीक है, देखो एक पूछा जाता है गुणसूत्रों की संख्या, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है। गुणसूत्रों की संख्या, तो संख्या पूछे कितनी, 46। ठीक है, अगर आपसे जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी, ये ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, हार्मोन्स डिसबैलेंस कब होते हैं? हार्मोन्स डिसबैलेंस जब होते हैं जब इनमें से कोई गुणसूत्र, है ना, कोई पेयर्स कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इनके डिसबैलेंस होने पे थोड़ी बहुत कमी आती है, तो यहाँ पर हार्मोन्स में चेंजिंग आती है। अब लिखेंगे सोमेटोपिक हार्मोन्स। देखो, इन्हें वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। बोने होने का कारण, सोमेटोपिक हार्मोन्स की कमी है। बोने होने का कारण सोमेटोपिक हार्मोन्स की कमी है। व्यक्ति कोई ज्यादा लंबा हो गया, सोमेटोपिक हार्मोन्स ज्यादा है उसमें।
अब लिखेंगे, अच्छा 2 ग्रंथि और लिख लो, लैंगिक जनन ग्रंथि। ठीक है, कोशिका तो कल बता दी थी, प्रजनन कोशिका। यहां पे लैंगिक जनन ग्रंथि, नर में जो हार्मोन्स होते हैं, नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, जो ये नर हार्मोन्स है, देखो दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में टेस्टोस्टेरोन होते हैं और मादा में मादा हार्मोन्स प्रोटोस्टेरोन, ये होते हैं, या आइस्ट्रोजन भी कह सकते हैं हम इसको, एक नाम और है, दोनों नाम लिख लो, बहुत बार पूछा गया है। एक लिखेंगे पैराथीन हार्मोन्स, पैराथीन हार्मोन्स, इसके बारे में लिखेंगे, ये है हार्मोन्स शरीर को कांपने से रोकता है। ठीक है, शरीर जो कांपता है, तुमने देखा भी होगा, है ना, कुछ तो उम्र के हिसाब से कांपता है, कुछ पहले से ही कांपता है, तो उसमें पैराथीन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, पैराथीन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। एक लिख लो, मिलेनोसाइट हार्मोन्स, मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, मिलेनोसाइट लिख लो आप, ये मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है। यह है हार्मोन्स मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, मिलेनिन हार्मोन्स को, मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी अधिकता से व्यक्ति गोरा और कमी से काला होता है। ठीक है, इसकी कमी होगी तो मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स कम बनेगा।